बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपकी हेल्प के लिए हम FLP2 जो है उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसका फ़ायदा होगा। तो आप इसको देखेंगे कि तरतीब वाइज क्वेश्चन जो हैं वो आपका जो FLP2 था 125 से लेकर 180 तक क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहले देखें जी, क्वेश्चन नंबर 125 में द सिंबल germanium 3277 represents a nucleus of germanium that decays to a nucleus of arsenic by emitting a beta particle। तो इस क्वेश्चन में बेटे असल में उसने बीटा पार्टिकल की इमिशन का क्वेश्चन किया है कि जर्मेनियम से आर्सेनिक बन रहा है। तो जो चेंजिंग्स आएंगी डेफिनेटली दैट विल इंक्रीज चार्ज नंबर ओनली, क्योंकि बीटा पार्टिकल है तो बीटा पार्टिकल का मतलब ये है कि इसका मैस नंबर 0 हम लेते हैं और इसमें सिर्फ जो वेरिएशन आती है वो चार्ज नंबर में आती है, और चार्ज नंबर 32 था पहले तो वो इंक्रीज़ करके 33 हो जाएगा। तो इसलिए ये डेल्टा ऑप्शन ठीक हो जाएगी कि आर्सेनिक का तो मैस नंबर तो 77 ही रहेगा, लेकिन जो चार्ज नंबर है वो 1 वैल्यू उसकी इंक्रीज़ करके 33 हो गया, तो इसलिए डेल्टा ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 126। द डायग्राम शोज अ सर्किट इन विच द बैटरी हैज़ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द करंट आई। तो हमें यहाँ पे करंट पूछा गया है। तो करंट के लिए बेटे ये देखें, ये फार्मूला है I इक्वल टू V/R। तो हमें ये वाला करंट पूछा गया है, उसमें ये उसने सिंबल बनाया है, यहाँ पे ये एरो भी लगा हुआ है और ये I भी लगा हुआ है, ये करंट I निकालना है हमने। तो इस करंट I की वैल्यू के लिए हमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस चाहिए थे। रेजिस्टेंस उसने दी हुई है लेकिन हमारे पास वोल्टेज नहीं है। जो वोल्टेज गिवन थे 12 वोल्ट वो एक्चुअली डिवाइड हैं दो हिस्सों में। एक हिस्सा उसका 2 ओम रेजिस्टेंस पे जा रहा है और बाकी हिस्सा जो है ये इन दोनों पैरेलल रेजिस्टेंस पे जा रहा है। तो अब अगर आप देखते हैं कि ये 6 ओम और 3 ओम रेजिस्टेंस की आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे 1/6 प्लस 1/3 फार्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो 2 ओम के बराबर आएगी। तो अब ये वाली 2 ओम रेजिस्टेंस और ये वाली 2 ओम रेजिस्टेंस आपस में सीरीज़ में अटैच हो जाएंगी। तो दोनों चूँकि रेजिस्टेंसेस बराबर हैं, यानी ये जो मैंने सर्कल किया है इस पूरी रेजिस्टेंस की जगह पे आप ये वाली 2 ओम रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो ये जो नई रेजिस्टेंस आई 2 ओम और ये जो पहली वाली रेजिस्टेंस थी 2 ओम, ये दोनों रेजिस्टेंसेस आपस में सीरीज़ में हैं। तो सीरीज़ में अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू एक जितनी होती है तो वोल्टेज इक्वली डिवाइड होता है, तो इसलिए वोल्टेज इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट आ रहे थे तो 6 वोल्ट 2 ओम पे आएंगे और 6 वोल्ट इस पे आ जाएंगे। लिहाजा वोल्टेज की वैल्यू भी पता चल गई हमें, वो V है, रेजिस्टेंस पहले ही पता थी। तो I इक्वल टू V/R फार्मूला यूज़ किया, वोल्टेज की वैल्यू 6 आ गई और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 6 है, तो 6/6 1 एम्पेयर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने वो करंट फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 127। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्टेट वायर वेरीज एज। तो इसका फार्मूला है B इक्वल टू μ0I/2πr। मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसलिए B इक्वल टू 1/r आंसर आ जाएगा, बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन 128 देखें, व्हाट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस ए 6 ओम रजिस्टर व्हेन 3 एम्पेयर ऑफ करंट पासिस थ्रू इट। तो जस्ट आप V इक्वल टू IR फार्मूला लगाएंगे, करंट की वैल्यू गिवन है, रेजिस्टेंस की भी गिवन है, जस्ट आप मल्टीप्लाई करें तो 18 वोल्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा, बीटा ऑप्शन में। 129 देखें, ए करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस मिनिमम फोर्स व्हेन इट मेक्स एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड। तो मिनिमम फोर्स कब लगती है, F इक्वल टू ILB साइन थीटा फार्मूला है। दो केसेस हैं जब मिनिमम फोर्स लगती है, जब थीटा 0 होता है तब भी F 0 होता है, जब थीटा 180 होता है तब भी साइन 180 0 होता है। तो इन दोनों एंगल्स पे साइन की वैल्यू 0 बन जाती है, थीटा 0 पे भी और थीटा 180 पे भी साइन 0 होता है, इसलिए फोर्स 0 हो जाएगी, इसलिए डेल्टा ऑप्शन आ जाएगी बोथ A एंड B। नेक्स्ट देखें 130। क्वेश्चन 130 है जी, 3 रेजिस्टर्स ऑफ 2 ओम 3 ohm and 5 ohm are connected in parallel। जी बेटे फिर से क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 130, 3 resistors of 2 ohm 3 ohm and 5 ohm are connected in parallel across a battery of 10 volt and of negligible internal resistance, the potential difference across the 3 ohm resistor is। तो आपने देखा कि सारी रेजिस्टर्स चूँकि पैरेलल अटैच हैं और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं, तो तमाम रेजिस्टर्स पे वही वोल्टेज आएंगे जो पैरेलल सब पे अटैच थे, और वो 10 वोल्ट हैं, इसलिए 3 ओम पे भी 2 ओम पे भी 5 ओम तमाम रेजिस्टर्स पे एक ही जितना वोल्टेज आएगा। पैरेलल अटैच में वोल्टेज जो है वो सेम होते हैं, इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन सेम, सो डेल्टा ऑप्शन आ जाएगी 10 वोल्ट। नेक्स्ट देखिए 131 में, 2 लॉन्ग स्ट्रेट
parallel wires are carrying equal currents, the resultant magnetic field at a point O midway between the wire is। आपको पता है ये दोनों वायर्स जो हैं वो अट्रैक्ट होती हैं जब करंट सेम डायरेक्शन में होता है। वो अट्रैक्ट इस वजह से होती हैं कि जो दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है और साइडों पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ इसलिए होता है कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड दोनों वायर्स की वजह से जो बन रहे होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। एक क्लॉकवाइज और दूसरा काउंटर क्लॉकवाइज होगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, चूँकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स बराबर हैं तो वो कैंसिल आउट होके आंसर ज़ीरो कर देंगे। तो इसलिए बोथ मैग्नेटिक फील्ड्स आर अपोजिट एंड कैंसल, सो दैट्स वाई अल्फा ऑप्शन विल बी ज़ीरो। अगर I1 और I2 डिफरेंट होते फिर ये मिनिमाइज़ हो जाता है, ज़ीरो नहीं होता। अगर दोनों करंट्स बराबर हों तो फिर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 132, विच ऑफ द IV ग्राफ ओबेज ओम्स लॉ। तो डेफिनेटली बीटा ऑप्शन आएगी, इसलिए कि करंट और वोल्टेज हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अल्फा ऑप्शन इसलिए नहीं आएगी कि ये ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें 133, A 90 volt potential difference is applied across 10 ohm and 20 ohm resistors in series. The current in the 20 ohm resistor is। तो 20 ohm resistor में हमने करंट निकालना है। हमें पता है कि चूँकि सीरीज़ में है तो सीरीज़ में करंट सेम होता है, तो जो टोटल करंट होगा वही 20 ओम वाली रेजिस्टेंस में से गुजरेगा और वही 10 ओम रेजिस्टेंस वाली 10 ओम रेजिस्टर में से गुजरेगा, क्योंकि सीरीज़ में करंट एक जैसा है। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं कि टोटल करंट निकाल लेते हैं। तो टोटल करंट ही दोनों कंपोनेंट में बराबर बराबर, दोनों रेजिस्टेंस में से एक ही जितना करंट गुजरेगा सीरीज़ में होने की वजह से। तो इसलिए हम लिखेंगे करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज हमारे पास 90 है, उसने खुद ही दिए हुए हैं, और टोटल रेजिस्टेंस जो बन रही है वो 20 और 10 को ऐड किया तो 90 ओवर 30 आ जाएगा। करंट की वैल्यू 3 एम्पेयर के बराबर आ जाएगी। तो ये करंट होगा सीरीज़ में, दोनों रेजिस्टेंस में एक ही जितना करंट गुजरेगा। वो किसी का भी पूछ लेता या टोटल पूछ लेता तो वो 3 एम्पेयर ही रहना था। नेक्स्ट 134 क्वेश्चन है, द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज़। वो हमें पता है, ये बुक में भी लिखा हुआ है, वैसे मैंने इसको प्रूफ भी किया है, यहाँ पे साइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन इसको हमें वैसे ही याद रखना होगा कि ये वेबर पर मीटर पर एम्पेयर के बराबर होता है। 135 देखें, सम विंडशील्ड वाइपर्स ऑफ कार्स टू बी यूज्ड इंटरमिटेंटली ड्यूरिंग ए लाइट ड्रिजल यूज़। तो यहाँ पे कह रहा है कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी में हम आमतौर पे आप विंड स्क्रीन में वाइपर्स यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर क्या यूज़ होता है। तो डेफिनेटली चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर यूज़ होती है। ये बुक इन्फॉर्मेशन है, साइड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। या फिर यूज़ ऑफ कैपेसिटर्स के अंदर आप जाएंगे तो आपको ये इस तरह के यूजेस जो है वो मिल जाएंगे। तो 136 पे आ जाए। 136 में द रेजिस्टेंस ऑफ ए 60 वाट बल्ब इन ए 120 वोल्ट लाइन इज़। P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर फार्मूला लगाएंगे और यहाँ से R बराबर आ जाएगा वी स्क्वेयर ओवर पी के। हमें वोल्टेज भी गिवन है और पावर भी गिवन है, दोनों की वैल्यू पुट अप करें। 120 स्क्वेयर ओवर 60 करेंगे 1440 ओवर 60, तो आंसर हमारे पास 240 आ जाएगा। 240 ओम रेजिस्टेंस बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 137, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज़ गिवन बाय। तो ये फार्मूला है बुक का डिराइव फार्मूला, हमें इसमें उलझने नहीं चाहिए, सीधा सीधा फार्मूला है C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, तो बीटा ऑप्शन आ जाएगी। 138 देखें, द डायग्राम शोज ए बैटरी अ फिक्स्ड रजिस्टर एन एमीटर एंड ए वेरिएबल रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज़। तो इस डायग्राम में सारी चीज़ें सीरीज़ में अटैच हैं। ये एक वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल है, ये याद रखें। अगर इस तरह से एरो लगा होता है तो ये एक वेरिएबल रजिस्टर होता है। ये एमीटर अटैच है और वोल्ट मीटर पैरेलल अटैच है, दोनों रजिस्टर सीरीज़ में अटैच हैं। हमसे वो ऑप्शन पूछ रहा है कि एमीटर और वोल्ट मीटर में रीडिंग्स जो हैं वो किस तरह से, किस तरतीब से आएंगी। कब? जब वैल्यू ऑफ वेरिएबल रजिस्टर इज़ रिड्यूस्ड। जब वेरिएबल रजिस्टर की वैल्यू आप रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे यानी डिक्रीज़ करेंगे, तो एमीटर और वोल्ट मीटर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो डेफिनेटली ये दोनों रजिस्टर सीरीज़ में हैं। जब आपने इस रजिस्टर को कम करना है तो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस कम होगी। रेजिस्टेंस अगर कम होती है तो करंट जो है वो इंक्रीज़ होता है। I इक्वल टू वी ओवर आर फार्मूला, जितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज़ होगी उतना करंट इंक्रीज़ होगा। तो एमीटर जो है उसकी रीडिंग बढ़ जाएगी, तो एमीटर एक इंक्रीज़ वैल्यू शो करेगा। दूसरी तरफ देखें कि ये दोनों रजिस्टर सीरीज़ में थे तो वोल्टेज डिवाइड हो जाता है और ज़्यादा वोल्टेज उस रजिस्टर पे आते हैं जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। तो डेफिनेटली हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज़ कर रहे हैं,
तो इसके ऊपर वोल्टेज की वैल्यू कम होती जाएगी और जो दूसरी रेजिस्टेंस है उसके ऊपर वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये रीज़न थी कि मोर वोल्ट्स अक्रॉस लार्जर रेजिस्टेंस इन सीरीज़ के अंदर उस रेजिस्टर पे ज़्यादा वोल्टेज आते हैं जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो डेल्टा ऑप्शन आएगी कि एमीटर की वैल्यू भी इंक्रीज़ करेगी और वोल्ट मीटर की वैल्यू भी इंक्रीज़ करेगी। 139 देखें, द एंड प्रोडक्ट ऑफ डिके ऑफ थोरियम इज़ लेड। तो ये थोरियम और लेड का डिके प्रोसेस दिखाया हुआ है। द नंबर ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल्स इमिटेड आर रिस्पेक्टिवली। तो इसमें देखें हमें सबसे पहले तो इसका मैस नंबर देखना है कि कितना डिक्रीज़ हुआ है। तो हम 232 को माइनस कर देंगे 208 से, तो 24 मैस नंबर डिक्रीज़ हुआ है। अब अगर हमें अल्फ़ा पार्टिकल निकालने हैं कि कितने इमिशन हुई है, तो 24 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा आंसर। तो 6 अल्फ़ा पार्टिकल इमिट हुए हैं। तो बेटे अगर 6 अल्फ़ा पार्टिकल इमिट हुए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल जो हर अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो 2 होता है। तो 6 इंटू 2, इसका मतलब जो चार्ज नंबर है वो उसकी वैल्यू जो डिक्रीज़ होनी चाहिए वो 12 होनी चाहिए। तो इसलिए ये 90 है, 90 में से हम माइनस करेंगे 12, तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 78। लेकिन आंसर में तो 82 है, इसका मतलब 4 बीटा पार्टिकल इमिट होंगे, ताकि 78 में 4 प्लस किया जाए तो 82 हमारे पास आंसर आ जाए। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अल्फ़ा इमिशन हुई, उससे हमें पता चल गया कि मैस नंबर की वैल्यू क्या आएगी। फिर उसी से ही हमें पता चल गया कि चार्ज नंबर की वैल्यू क्या आएगी। तो डेफिनेटली चार्ज नंबर में जो है वो 82 लिखा हुआ था, इसका मतलब 78 में 4 ऐड कर दिया, तो 4 बीटा पार्टिकल इमिट हुए हैं और 6 अल्फ़ा पार्टिकल इमिट हुए हैं, तो बीटा ऑप्शन आ जाएगी। 140 देखें, ए न्यूट्रॉन डिके विद इन द न्यूक्लियस। तो न्यूट्रॉन जब डिके होता है न्यूक्लियस में तो उसका प्रोसेस, उसका चेन रिएक्शन लिखा हुआ है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो 1 प्रोटॉन, 1 बीटा पार्टिकल एंड 1 एंटी न्यूट्रिनो इमिट होता है। तो ये ताकि टोटल चार्ज ज़ीरो रहे। बिफोर इमिशन, बिफोर डिके ऑफ न्यूट्रॉन चार्ज ज़ीरो था, तो आफ्टर डिके भी ज़ीरो होना चाहिए, ताकि एक प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, 1 बीटा पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो प्लस माइनस दोनों दोबारा ज़ीरो चार्ज हो जाएगा। इसलिए चार्ली ऑप्शन ठीक है, ताकि टोटल चार्ज ज़ीरो रहे। 141 देखें, प्लूटोनियम डिकेज विद हाफ लाइफ ऑफ 2400 years. If plutonium is stored for 72,000 years, the fraction of it that remains is. तो जो फ्रैक्शन बचेगी वो हमसे पूछ रहा है कि कितनी बचेगी। तो इसमें सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ निकालेंगे। नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ का फार्मूला है टोटल टाइम ओवर हाफ लाइफ। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें ये टोटल टाइम लिखा हुआ है, टी टोटल और टी टाइम, इसको हाफ लाइफ से डिवाइड कर दिया। तो टोटल टाइम हमें 7200 ईयर्स 72,000 ईयर्स दिया हुआ है और हाफ लाइफ 24,000 ईयर्स दी हुई है। तो दोनों को डिवाइड किया, हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखें, हमने उसने बोला कि फ्रैक्शन ऑफ एटम जो रिमेन्स होंगे, तो रिमेनिंग नंबर ऑफ अनडिकेड एटम के लिए हम ये फार्मूला पढ़ते हैं, n = 1/2 raised to power n into n नॉट। तो स्मॉल n की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, वो 3 आ गई थी। 3 की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करते हैं, तो हमारे पास 1/2 raised to power 3 यानी 1/8 into n नॉट आ जाएगा। तो ये 141 की ऑप्शन आ जाएगी अल्फ़ा, 1/8 वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देखें, 141 के बाद 142 क्वेश्चन है। ए सर्टन रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड ऑफ मास नंबर x डिके बाय बीटा एमिशन एंड अल्फा एमिशन टू ए सेकंड न्यूक्लियाइड ऑफ मास नंबर t, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिलेट्स x एंड t। तो डेफिनेटली उसने बोला कि एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर उसने बोला कि x है, तो उसमें बीटा और अल्फ़ा एमिशन होती है। तो डेफिनेटली जो मास नंबर है उसका हम देखें अगर, तो t बन जाएगा आफ्टर द एमिशन ऑफ अल्फ़ा, तो t बराबर आना चाहिए x-4, चूँकि 4 वैल्यू डिक्रीज़ हो गई। तो t = x-4 पुट किया, और यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये -4 दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, लिहाजा ये बीटा ऑप्शन आ जाएगी, x = t+4। तो अल्फ़ा एमिशन हुई सिर्फ, तो यही ऑप्शन जो है वो सही हो रही थी, क्योंकि मास नंबर जो है उसका 4 डिक्रीज़ करना चाहिए था, और किसी में ये ऑप्शन में ऐसा नहीं शो किया गया। नेक्स्ट देखते हैं 143, रेडियम 87-221 undergoes radioactive decay with half life = 4 days. What is the probability that a nucleus undergoes a decay in 2 half lives?
यानी 8 डेज़। तो इसमें देखें हमने उसने जो क्वेश्चन पूछा है कि अंडरगोज डिके इनटू हाफ लाइफ, डिकेइंग नंबर ऑफ एटम्स पूछे उसने, अनडिकेड नहीं पूछे। तो जब अनडिकेड हम हमारे से पूछते हैं तो फिर हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं डेल्टा एन ओवर एन नॉट। ये फ्रैक्शन ऑफ डिकेड भी कहलाता है या खाली डिके भी आप इसको कह सकते हैं। तो इसलिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे 1 माइनस 1 ओवर 2 रेज टू पावर एन। अगर वो बोलता कि अनडिकेड तो अनडिकेड के लिए हम खाली 1 ओवर 2 रेज टू पावर एन वाला फार्मूला यूज़ करते हैं जो पीछे हम यूज़ कर चुके हैं। तो इसलिए हमने चूँकि अनडिकेड उसने से पूछे रिमेनिंग नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स, उसने डिकेड एटम पूछे हैं, तो डिकेड एटम के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस अंडरगोज ए डिके, तो डिके एटम के लिए ये फार्मूला है। तो 1 माइनस 1 ओवर 2 रेज टू पावर एन, हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ पहले उसने बताई हुई हैं 2 है, तो एन की वैल्यू 2 लगा दें। जस्ट इसको सॉल्व कर ले, 1 माइनस 1 ओवर 4 आ जाएगा। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 3/4 बचता है। तो जो डिके होंगे नंबर ऑफ एटम्स उनकी वैल्यू आ जाएगी 3/4। 144 देखें, द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 6 ईयर्स। द टाइम टेकन बाय 12 ग्राम्स ऑफ द सब्सटेंस टू डिके कम्प्लीटली विल बी। तो हमारा सारा फोकस इस कम्प्लीटली पे था, इसलिए कि कम्प्लीटली डिके होने के लिए आपको इनफाइनाइट टाइम चाहिए। तो इसलिए हमारे पास अल्फ़ा ऑप्शन आ जाएगी। किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को कम्प्लीटली डिके होने के लिए इनफाइनाइट टाइम की ज़रूरत होती है। 145 देखें, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल इन एन ओपन सर्किट इज 6 वोल्ट बट इट फॉल्स टू 4 वोल्ट व्हेन ए करंट ऑफ 2 एम्पेयर इज ड्रॉन फ्रॉम इट। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज, फार्मूला हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का नोन है, वो है वी टी इक्वल टू ई माइनस आई आर। यहाँ से आई आर बराबर आ जाएगा ई माइनस वी टी के बराबर। यहाँ से हमने स्मॉल रेजिस्टेंस यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी निकालनी है, तो आर बराबर आ जाएगा ई माइनस वी टी ओवर आई के। ई की वैल्यू हमारे पास नॉन है, वो है 6, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसने बोला था कि ड्रॉप होकर 4 हो गया, इसलिए हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी 4। तो 6 माइनस 4 ओवर 2 किया, वैल्यू जो गिवन थी वो पुटअप कर ले तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा, यानी 1 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगी। 146 देखें, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स whose resistances are in the ratio of 1/2 are connected in parallel to a constant voltage source. The power dissipated in them have the ratio. तो हमें पता है कि P इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर फार्मूला है, तो पावर और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, लिहाजा हम ये फार्मूला सेट कर सकते हैं कि P1 ओवर P2 विल बी इक्वल टू R2 ओवर R1, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए ना। तो इसलिए अगर उसने पावर की रेशियो हमें दी हुई है 1/2, रेजिस्टेंस की रेशियो अगर 1/2 दी हुई है तो पावर की रेशियो उसकी उलट बनेगी, यानी 2/1 आ जाएगी, तो बीटा ऑप्शन आ जाएगा 2/1। ये भी वही हिंट है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। 147 देखें, a 0.1 मीटर लॉन्ग कंडक्टर carrying a current of 50 ampere is perpendicular to the magnetic field of 1.25 millitesla. The mechanical power required to move the conductor with the speed of 1 meter per second is. तो हमें पावर का फार्मूला नोन है, P इक्वल टू एफ भी फार्मूला हम पहले भी यूज़ करते हैं फर्स्ट ईयर में ही, तो वही फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। एफ़ की वैल्यू ये लेकिन यहाँ पे आई एल बी के बराबर होगी, ठीक है। तो बाकी सारा डाटा हमें गिवन है, करंट की वैल्यू नोन है, लेंथ की वैल्यू 0.1 है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 1.25 इंटू 10⁻³ टेस्ला के बराबर आ जाएगी, और वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है। सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, P इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻³ वाट, -3 का मतलब है मिली वाट, तो इसलिए अल्फ़ा ऑप्शन आ जाएगी। जी नेक्स्ट देखें 148, ए करंट ऑफ 10 एम्पेयर इज फ्लोइंग इन ए वायर ऑफ लेंथ ऑफ 1.5 मीटर, ए फोर्स ऑफ 15 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला। द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज। तो सिंपली बेटे हमने फार्मूला यूज़ करना है, एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। यहाँ से आपने साइन थीटा निकालना है, वो बराबर आ जाएगा एफ ओवर आई एल बी के। और फर्दर हमें जो फोर्स की वैल्यू, करंट की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, सारी वैल्यूज़ गिवन हैं, वो पुटअप कर दें तो हमारे पास आखिर पे जो फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा वो 1/2 आ जाएगा। तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा 1/2। आप साइन को दूसरी तरफ जाके इन्वर्स कर लेंगे, साइन इन्वर्स ऑफ 1/2 जो है वो 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा, तो ये अल्फ़ा ऑप्शन आ जाएगी। 149 देखते हैं, इफ़ द हाफ लाइफ ऑफ ए थोरियम इज़ 24 डेज, द अमाउंट ऑफ ए 12 ग्राम सैम्पल रिमेनिंग आफ्टर 96 डेज इज़। तो यहाँ पे फिर दोबारा हमने रिमेनिंग नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने हैं, तो इसलिए एन वाला फार्मूला यूज़ होगा, और अगर हमने डिके एटम निकालने होते तो फिर दोबारा डेल्टा एन वाला फार्मूला यूज़ होना था। लेकिन इसमें दोबारा हमें 1/2 रेज़ टू पावर एन चाहिए, और ये एन नंबर ऑफ़ हाफ लाइव्स हैं। एन नंबर ऑफ़ हाफ लाइव इस फार्मूले से निकलेंगी, ये हम फार्मूला पहले कई बार यूज़ कर चुके हैं।
कि टोटल टाइम को हाफ लाइफ से डिवाइड किया जाएगा तो नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ आएंगी, यानी 96 को हमने 24 से डिवाइड किया तो हमारे पास 4 हाफ लाइफ आ जाएंगी। तो स्मॉल एन की वैल्यू 4 आ गई। अब इस फार्मूले में स्मॉल एन की वैल्यू ये पुट कर दी तो स्मॉल एन की जगह पे 4 आ गया। एन नॉट हमें गिवन था 12 ग्राम, तो वो भी वैल्यू लगा दी हमने, इनिशियल अमाउंट थी। तो ये हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/2⁴ जो है वो 16 के बराबर आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा, 12/16 का आंसर 0.75 ग्राम्स आ जाएगा। चार्ली ऑप्शन आ जाएगी हमारे पास। 150 देखें, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एक्स अंडरगोज ए सीरीज ऑफ डिकेज अकॉर्डिंग टू स्कीम। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें एक्स जो है वो डिके होकर x1 बन रहा है, अल्फा एमिशन हुई, फिर बीटा एमिशन हुई, फिर अल्फा एमिशन हुई और फिर गैमा एमिशन हुई। इसका मतलब 2 अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं, तो मैस नंबर जो है वो हमारी उसकी वैल्यू 8 वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। तो टोटल मैस नंबर 180 था, तो उसमें से 8 माइनस कर दिया तो पीछे हमारे पास 172 बच जाएगा। तो ये मैस नंबर में डिक्रीज़ पता चल गया। लेकिन उसके बाद देखें 2 दफ़ा अल्फा एमिशन हुई है, तो इसका मतलब चार्ज की चार्ज नंबर जो है उसकी वैल्यू 2 डिक्रीज़ होगी। लेकिन एक बीटा एमिशन भी हुई है, तो इसका मतलब टोटल एक वैल्यू बढ़ जाएगी, तो 8 की बजाय 7 वैल्यूज़ जो है वो डिक्रीज़ होंगी। या फिर आप यूँ कह सकते हैं 3 वैल्यूज़ जो है वो डिक्रीज़ होंगी, यानी अल्फ़ा एक यहाँ पे इमिट हुआ, एक अल्फ़ा यहाँ पे इमिट हुआ, तो टोटल चार्ज की वैल्यू जो है वो 4 वैल्यू डिक्रीज़ कर जाएंगी, यानी 72 माइनस 4 किया तो 68 आंसर आ गया। लेकिन चूँकि एक बीटा एमिशन हुई है तो हमें चार्ज नंबर में एक ऐड करना होगा, तो चार्ज नंबर 69 आ जाएगा और मैस नंबर 172 आ जाएगा, तो इसलिए बीटा ऑप्शन आ जाएगी। 151 में देखें, इन द रिएक्शन मैग्नीशियम प्लस हीलियम इज़ कन्वर्टेड इनटू सिलिकॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये अल्फ़ा पार्टिकल की एक्चुअली बम्बार्डमेंट की गई है मैग्नीशियम के ऊपर, न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो ये सिलिकॉन में ये लिखा हुआ है, उसने एक्स लिखा हुआ है, ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्लर नज़र आ रहा होगा, ये एक्स लिखा हुआ है। तो हमें उसने एक्स की वैल्यू बोला है कि निकालें। तो हमें पता है कि टोटल मैस नंबर दोनों साइडों पे हमेशा बराबर रहना चाहिए और टोटल चार्ज नंबर भी। तो 24 + 4 किया, ये मैस नंबर इसका और इसका ऐड किया, इज़ इक्वल टू x + 1 कर दिया, ये वैल्यू x है और ये 1 है, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी, वो 27 आ जाएगा। तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस अप्लाई किया कि टोटल मैस नंबर ऑफ लेफ्ट साइड इक्वेशन इज इक्वल टू टोटल मैस नंबर ऑफ द राइट साइड इक्वेशन, तो वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। 152 देखें, द हाफ लाइफ ऑफ सोडियम इज़ 2.6 years. If x gram of this sample is present, then how much is left after 13 years? तो यहाँ पे देखें, ये हमें दोबारा फिर नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ जो हैं वो निकालेंगे। वो किस तरह से, टोटल टाइम को हाफ लाइफ से डिवाइड किया, तो 13 उसने हमें टोटल टाइम दिया हुआ और हाफ लाइफ 2.6 है, दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास 5 आंसर आ गया। अब इस फार्मूले को यूज़ करते हैं, n = 1/2⁴n × n0। तो n0 उसने इनिशियल अमाउंट चूँकि x रखी हुई है और नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ हमारे पास 5 आई हैं, तो हमारे पास सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा x/32। तो ये फाइनल अमाउंट हमारे पास पीछे बच जाएगी। तो फाइनल नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स का फार्मूला चूज़ किया हमने। 153 देखें, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 3 months. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैम्पल लेफ्ट टू डिके आफ्टर 2 years? तो फिर दोबारा देखें, हमें उसने रिमेनिंग अमाउंट के बारे में पूछा है और फ्रैक्शन ऑफ डिके एटम के बारे में पूछा है, तो हम दोबारा यही फार्मूला यूज़ करेंगे, n = 1/2⁴n × n0। ये n0 इधर आ जाएगा तो ये फ्रैक्शन ऑफ अनडिकेड एटम्स आ जाएंगे, या रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी, फ्रैक्शन ऑफ सैम्पल लेफ्ट या रिमेनिंग एटम आ जाएंगे। तो हमें दोबारा फिर यहाँ पे ज़रूरत किसकी थी, नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स की। तो नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स कैसे निकलेंगे, टोटल टाइम को हाफ लाइफ से डिवाइड कर दिया, तो टोटल टाइम उसने दिया हुआ है, लेकिन उसने 2 years दिया हुआ था, इसलिए हमने 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये मंथ में कन्वर्ट हो गया। 24 मंथ को हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास 8 आंसर आ गया। तो n की वैल्यू हम 8 यूज़ करेंगे तो हमारे पास 1/256 आंसर आ जाएगा। तो ये है फ्रैक्शन ऑफ सैम्पल लेफ्ट आफ्टर 2 years। कितने बन गए, 1/256, यानी अल्फा ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए 154। जी बेटे 154 क्वेश्चन देखें, वर्क फंक्शन ऑफ ए सब्सटेंस इज़ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन इज़। तो हमें ये असल में फार्मूला यूज़ करना था, E = hc/λ। हमें एनर्जी गिवन है और वेवलेंथ निकालनी थी, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा किसके, hc/E के। सारी वैल्यूज़ गिवन है, आप पुट अप करें
तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 3.10 इंटू 10⁻⁻7 और ये 310 इंटू 10⁻⁹ मीटर यानी नैनोमीटर के बराबर आ जाएगा, इसलिए चार्ली ऑप्शन आ जाएगी। 155 देखें, इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट चार्ज बिकम्स 1/2 द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम, तो इसमें ये फार्मूला यूज़ होगा E = K × Q/r²। आर की जगह पे 1/2 आर पुट किया, ये 1/2 जाके इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 4KQ/r के बराबर आ जाएगा। ऐसी कोई ऑप्शन गिवन नहीं है, इसलिए डेल्टा ऑप्शन आ जाएगी, नन ऑफ दीज। 156 देखें, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ mass m and charge q travels on a circular path of radius r that is perpendicular to a magnetic field B. The time taken by the particle to complete one revolution is, तो सिंपली हमने दोनों फोर्सेस को यानी मैग्नेटिक फोर्स को और सेंट्रीपिटल फोर्स को बराबर किया है। mv²/r = QVB, v से कैंसिल कर दिया, v की जगह पे आप r ओमेगा पुट करेंगे और ओमेगा की वैल्यू आप निकाल लेंगे, वो QB/m के बराबर आ जाएगी। r से यहाँ से कैंसिल कर दिया ना, तो ओमेगा बराबर आ जाएगा QB/m, m इधर आके डिवाइड हो गया। अब ओमेगा की जगह पे 2π/t पुट कर दिया तो यहाँ से टाइम पीरियड निकल आएगा 2πm/QB के बराबर। आप इसको एग्जैक्ट याद भी रख सकते हैं, फार्मूले को मैंने ड्राइव करके दिखा दिया कि किस तरह से ड्राइव होना था। 157 देखें, द एवरेज EMF इंड्यूस इन ए कंडक्टिंग कॉइल ऑफ n लूप इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द रेट r एट विच द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज चेंजिंग विद टाइम। दिस स्टेटमेंट इज, तो E = -n∆φ/∆t एग्जैक्टली ये फार्मूला है फैराडे लॉ का और ये ऊपर उसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसलिए बीटा ऑप्शन आ जाएगी। इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट देखें 158, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल है, ये हमारी बुक की स्टेटमेंट है। 159 देखें, इन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर द टर्न्स रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज़ 1/2। ए ड्राई सेल का मतलब क्या है कि DC वोल्ट दिए जा रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर DC वोल्ट पे ऑपरेट ही नहीं होता, लिहाजा हमें यहीं से इसको पकड़ लेना चाहिए क्वेश्चन को कि सिर्फ AC वोल्टेज होंगे तो ट्रांसफार्मर ऑपरेट होगा, वरना हमारा आंसर आउटपुट पे हमेशा 0 आएगा, इसलिए बीटा ऑप्शन आ जाएगी 0। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ट्रांसफार्मर को इनपुट जो दी जा रही है वो DC वोल्ट की शक्ल में दी जा रही है, इसलिए आंसर 0 आ जाएगा। 160 देखें, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर में हमेशा इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर होती है, नॉन आइडियल में हमेशा इनपुट पावर आउटपुट पावर से ज़्यादा होती है, तो इसलिए अल्फा ऑप्शन आ जाएगी। 161 देखें, इफ़ ए पार्टिकल इज़ मूविंग इन ए रीजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़, तो टोटल फोर्स हमेशा सम ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होती है, जिसको लॉरेंस फोर्स का नाम भी दिया जाता है। तो दोनों फोर्सेस पे एक्ट करेंगी क्योंकि वो साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए 162, द मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट एक्ट ऑन, स्टेशनरी प्रोटॉन पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं कर सकती। रीज़न F = QVB sin थीटा फार्मूला है, अगर आप वेलोसिटी 0 पुट कर देंगे, चार्ज स्टेशनरी होगा तो फोर्स भी 0 हो जाएगी, तो रेस्ट पे पड़ा हुआ प्रोटॉन जो होगा उसकी स्पीड 0 होगी यानी वेलोसिटी 0 होगी तो फोर्स भी 0 होगी। 163 देखें, मैग्नेटिक फील्ड एट ग्राउंड ड्यू टू 10 मीटर हाई पावर लाइन हैविंग 100 एम्पेयर करंट इज़, तो ये फार्मूला यूज़ होगा जी, इसमें B = μ0I/2πr, इसमें जो R है वो 10 मीटर लेना है, जो उसने हाइट बताई है ये हमारे पास R होगा। वैल्यूज़ हमें सारी गिवन है, आप जस्ट पुटअप कर लें, ये सारी वैल्यूज़ उसकी गिवन है, हम पुटअप कर रहे हैं। करंट की वैल्यू 100 लगा दें, R की जगह पे 10 पुट कर दें, पाई से कैंसिल होकर 20 × 10⁻⁷ टेस्ला आंसर आ जाएगा। 164 देखें, ए वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर लाइंग नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला इज़ एक्सपीरियंसिंग ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, द करंट इन द वायर इज़, तो सिंपल हमारे पास ये फार्मूला है F = ILB, यहाँ से हम I निकाल लेंगे, तो I बराबर आ जाएगा F/LB के। फोर्स और लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, इनको वैल्यूज़ को पुट करें तो हमारे पास करंट की वैल्यू 100 एम्पेयर के बराबर आ रही है, तो जस्ट F = ILB sin थीटा फार्मूला यूज़ हुआ है। 165 देखें, 2 स्लिप रिंग्स आर यूज्ड इन, AC जनरेटर में स्लिप रिंग्स यूज़ होते हैं, ठीक है, और DC जनरेटर में स्प्लिट रिंग यूज़ होते हैं, तो इसलिए AC जनरेटर है तो स्लिप रिंग आंसर आ जाएगा, अल्फा ऑप्शन। 166 देखें, इफ़ द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ ऑफ सब्सटेंस हुज हिस्टैरिसीस लूप एरिया, अब ये जो हिस्टैरिसीस लूप एरिया होता है ना, इट डिस्क्राइब द एनर्जी लॉसेस, जिसका एरिया जितना ज़्यादा होगा हिस्टैरिसीस लूप का उतना एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा, जितना कम होगा उतना एनर्जी लॉस कम होगा। सो इज़ डिक्रीज्ड देन द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ इंक्रीज्ड, क्योंकि एरिया जितना कम होगा इसका मतलब एनर्जी लॉसेज उतने कम होंगे, जितने एनर्जी लॉसेज कम होंगे तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी उतनी अच्छी होगी
और वो इंक्रीज होगी, अल्फा ऑप्शन आ जाएगा। द ई बाई एम रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़, उसका फार्मूला हमें पता है कि ई बाई एम बराबर होता है 2v/20 यहाँ पे याद रखें ये v वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसलिए सारे ऑप्शन ठीक हैं कि ई बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के, ई बाई एम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के, और ई बाई एम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ के। तो इसलिए डेल्टा ऑप्शन आ जाएगी ऑल ऑफ दीज। 168 देखें, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट अगर बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, ये भी बुक की स्टेटमेंट है। 169 देखें, कॉम्पटन शिफ्ट इज़ मैक्सिमम एट स्कैटरिंग एंगल ऑफ 180 डिग्री। ये फार्मूला अगर आप यूज़ करते हैं ना H/m0c × 1 - cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू 180 लगाएंगे तो cos 180 -1 के बराबर आता है। ये माइनस -1 +1 बना देगा तो ये 1 + 1 2 के बराबर आ जाएगा। तो डेल्टा लैम्डा जो है वो 2 टाइम इंक्रीज़ कर जाएगा। ये हाईएस्ट वैल्यू है जो कॉम्पटन शिफ्ट की आएगी, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं आ सकती। सो 170 देखें, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, हमें पता है कि आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है HF = 5 + V0E के बराबर है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी आ सकता है, इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी भी आ सकती है। तो हम यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी यूज़ करते हैं तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो नज़र आ रहा है कि फ्रिक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट देखते हैं 171, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय बार्मर फ्रॉम द हाइड्रोजन डिस्चार्ज सोर्स वर एक्सप्रेस्ड इन 1896 बाय J.R. रेडबर्ग इन मैथमेटिकल फॉर्म। तो सिंपल उसने रेडबर्ग कांस्टेंट या रेडबर्ग का फार्मूला पूछा है हमसे, तो वो हमें फार्मूला पता है 1/λ = RH 1/2² - 1/n² के बराबर होगा। यहाँ पे ये जो ट्रांजिशन हो रही है वो चूँकि सेकंड शेल के अंदर होती है, बार्मर सीरीज़ में जो P की वैल्यू है वो 2 यूज़ होती है, इसलिए ये वाला फार्मूला ठीक है, बाकी सारे गलत होंगे। तो P = 2 इसमें यूज़ हुआ है, इसलिए चार्ली ऑप्शन आ जाएगी। 172 देखते हैं, वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है हमें याद रखना होगा, इसकी वैल्यू C है यानी चार्ली है 1.0974 × 10⁻7 पर मीटर होगा, +7 ऑप्शन सिर्फ ये दी हुई थी। सो यूनिट ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज़, EMF के यूनिट वोल्ट्स होते हैं, ठीक है। अगरचे ये पढ़ने में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनता है, लेकिन इसके यूनिट याद रखें हमेशा वोल्ट्स होते हैं, क्योंकि ये वोल्टेज के बराबर आता है जी। नेक्स्ट देखते हैं 174, पावर इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए पावर हाउस ऑन हाई वोल्टेज AC बिकॉज। तो ये पावर डिसिपेशन का असल में फार्मूला है H = I²RT। तो हम जो पावर ट्रांसमिशन में हाई वोल्टेज रखते हैं, हाई वोल्टेज रखने का फ़ायदा ये होता है कि करंट डिक्रीज़ होता है। तो करंट जितना डिक्रीज़ होगा तो हीट एनर्जी लॉसेज उतने कम हो जाएंगे। तो इसलिए लिखा बीटा ऑप्शन आ जाएगी कि इट इज़ मोर इकोनॉमिकल ड्यू टू लेस पावर वेस्टेज। तो इसलिए हाई वोल्टेज पावर हाउस में हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन क्यों यूज़ की जाती है? हाई वोल्ट करने से आपको पता है ट्रांसफार्मर में कि जब वोल्टेज आप हाई करते हैं तो करंट डिक्रीज़ होता है, जितना करंट वायर्स के अंदर कम होगा उतना हीट की वजह से एनर्जी लॉस कम होगा, तो पावर वेस्टेज कम हो जाएगी जी। नेक्स्ट देखिए 175, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीज। अगर कंडक्टर की जगह पे सेमी कंडक्टर होता तो फिर उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती है। तो कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा रेजिस्टेंस बढ़ती है, अगर सेमी कंडक्टर होता तो उसकी रेजिस्टेंस कम होनी थी। 176 देखें, यू आर गिवन 3 बल्ब्स ऑफ 25, 40 एंड 60 वाट, विच ऑफ देम हैज़ लोएस्ट रेजिस्टेंस। तो डेफिनेटली पावर और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो 60 वाट वाला बल्ब जो है उसकी पावर चूँकि मैक्सिमम है, उसकी रेजिस्टेंस मिनिमम होगी। 177 देखें, ए सेल ऑफ EMF 5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम विल गिव मैक्सिमम पावर आउटपुट टू। तो मैक्सिमम पावर आउटपुट इस रेजिस्टेंस को मिलेगी, क्योंकि हम फार्मूला जब ड्राइव करते हैं हमें पता है मैक्सिमम पावर आउटपुट का। तो मैक्सिमम पावर आउटपुट तब आती है जब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी बराबर आती है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के। तो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर 1 ओम है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी अगर 1 ओम होगी तो फिर ही मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी। तो इसलिए अल्फा ऑप्शन आ जाएगा। 178 देखें, द नेट चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज़, ज़ीरो होता है क्योंकि टोटल चार्ज जितना पॉजिटिव प्लेट पे है उतना ही नेगेटिव प्लेट पे है, तो नेट चार्ज दोनों का बराबर होगा, तो टोटल चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव मिला के 0 बन जाएगा। 179 देखें, एरिया अंडर QV ग्राफ फॉर ए कैपेसिटर रिप्रेजेंट। एनर्जी का फार्मूला हमें पता है हाफ इंटू QV के बराबर होता है। तो अगर आप उसका एरिया निकालेंगे तो वो भी Q और V का प्रोडक्ट आएगा। इसका मतलब एरिया जो है वो एनर्जी स्टोर्ड ऑफ कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करेगा, तो बीटा ऑप्शन आ जाएगी जी। 180 और लास्ट देखें, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज़ कॉल्ड कंडक्टिविटी। ये बुक की स्टेटमेंट है, हमें इसको ऐसा याद रखना होगा।